डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी पॉइंट आपके लिए मिस ना हो। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं दोस्तों हमारे वीडियो की। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? ब्रह्मांड में पदार्थ का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस सर्वव्यापी आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ब्रह्मांड के सारे सभी कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इसी आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उदाहरण दे रखा है दोस्तों, अगर हम कोई पत्थर ऊंचाई से छोड़ते हैं तब वो पत्थर पृथ्वी की ओर त्वरित होता है और इससे हमें ये पता चलता है कि पृथ्वी जो है उस पत्थर के ऊपर कोई ना कोई बल लगा रही होती है और इसी बल का नाम हम दोस्तों क्या देते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल देते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है? तो बात करें गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था 1687 में। 1687 में सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया और इस नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती यानी कि समानुपाती, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो द्रव्यमान दो पिंड होते हैं जिसका एक का द्रव्यमान m1 माने और एक का द्रव्यमान m2 माने तो दोनों की गुणनफल के समानुपाती होगा और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है, दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उन दो द्रव्यमानों के बीच का जो दूरी है उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो रिलेशन यहाँ लिख रखा है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के और F प्रोपोर्शनल होता है m1 × m2 के। तो इससे हमारा जो है, जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हम इक्वल टू का साइन लगा के इस g को लिखते हैं। ये g क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। g सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहलाता है। g सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहलाता है। इसका मान किन्हीं भी दो वस्तुओं के लिए सभी स्थानों पर समान होता है। दो वस्तुओं के बीच जब गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होता है तब किसी भी कैसा भी पिंड हो, उन दोनों के बीच जो g का मान होगा, जो सार्वत्रिक स्थिरांक है, इसका मान हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हमेशा एक ही रहेगा। और इस g का मान होता क्या है? तो 6.673 × 10⁻11 न्यूटन × मीटर²/किलोग्राम²। तो आप इसका पॉइंट ध्यान रखें दोस्तों कि g की वैल्यू क्या होती है? तो 6.673 × 10⁻11 न्यूटन × मीटर² और डिवाइड बाई किलोग्राम²। g का मान मध्यवर्ती माध्यम की प्रकृति, तापमान या अन्य किसी परिवर्ती या प्रतिवर्त पर निर्भर नहीं करता। g का मान हमेशा कांस्टेंट रहता है किसी भी पिंड के लिए, किसी भी तापमान के लिए, ये कभी भी वेरी नहीं करता। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों कि इसका मान जो हमेशा कांस्टेंट रहता है और सभी स्थानों पर समान रहता है और इसका मान रहता है जो है 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर²/किलोग्राम²। अब अगला जो पॉइंट है दोस्तों हम देखने वाले हैं वो है मुक्त पतन। मुक्त पतन क्या होता है? किसी वस्तु का पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में पतन यानी कि गिरना मुक्त पतन कहलाता है। मुक्त पतन को दोस्तों हम लोग कहते हैं फ्री फॉल। जब कोई भी वस्तु ऊंचाई से सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में नीचे की तरफ गिरती है तो उस वस्तु को हम लोग कहते हैं मुक्त पतन हो रहा है। गुरुत्वीय बल के प्रभाव में किसी वस्तु का गिरना मुक्त पतन कहलाता है। मुक्त पतन में वस्तु के वेग की दिशा में तो कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि हमेशा पृथ्वी की तरफ ही वो गिरती है, लेकिन वस्तु के वेग में परिणाम में जो है वो परिवर्तन होता रहता है। तो वस्तु जो है हमेशा जो है जमीन की तरफ गिरेगी तो उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसके वेग में परिवर्तन होता रहता है। यानी कि जब मुक्त पतन होता है तो वस्तु में क्या उत्पन्न होता है? त्वरण उत्पन्न होता है, क्योंकि हम वेग में परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में जब कोई मुक्त पतन करती हुई वस्तु जब नीचे गिरती है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है और वेग में परिवर्तन को हम लोग त्वरण कहते हैं और उस त्वरण को हम लोग दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो अगला हमारा पॉइंट यही है दोस्तों कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। स्वतंत्र रूप से धरती की सतह की तरफ गिरती हुई वस्तु के ऊपर जो त्वरण आरोपित होता है या उसके ऊपर जो त्वरण होता है, उत्पन्न त्वरण होता है, उस त्वरण को हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे g से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी दशा सदैव पृथ्वी के केंद्र की तरफ होती है। गुरुत्वीय त्वरण की दिशा हमेशा कैसी होगी? पृथ्वी के केंद्र की तरफ होगी
और इसको जो है स्मॉल जी से प्रदर्शित किया जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो मुक्त रूप से जो वस्तु गिर रही होती है, तो गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। इसे स्मॉल जी से दर्शाया जाता है और इसकी दिशा हमेशा पृथ्वी की सतह यानी कि केंद्र की तरफ होती है। मान देख ले दोस्तों, तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों दोस्तों? क्योंकि ये त्वरण है तो त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और गुरुत्वीय त्वरण का अर्थ के ऊपर मान कितना होगा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मान अलग अलग स्थानों पर अलग होगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होगा, लेकिन जो गुरुत्वीय स्थिरांक है जी, कैपिटल जी, इसका मान सभी जगह पे दो पिंडों के बीच में हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और गुरुत्वीय त्वरण है तो त्वरण हमेशा आपको पता है वेग, त्वरण, विस्थापन सभी सदिश राशियां हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण भी कैसी राशि है? सदिश राशि है। अब अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों कि जी को प्रभावित करने वाले कारक। गुरुत्वीय त्वरण जो है अलग अलग जगह पे चेंज होता रहता है, तो ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित करते हैं? गुरुत्वीय त्वरण के प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ने से पहले हम गुरुत्वीय बल और गुरुत्वीय त्वरण में संबंध समझते हैं। बल होता है दोस्तों, हमने ये देखा था कि जब हमने बल वाला चैप्टर पढ़ा था, हमने गति का दूसरा नियम पढ़ा था, तो गति के दूसरे नियम से हमें ये पता चलता है कि जो बल होता है वो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो F बराबर m होता है और यहाँ पे a नहीं है तो आप गुरुत्वीय त्वरण को जो है आप g मान सकते हो। गुरुत्वीय त्वरण g है और फोर्स कौन सा है? गुरुत्वीय बल है, तो गुरुत्वीय बल को आप ऐसे रखते हो g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू m इंटू जी। स्मॉल m से स्मॉल m को कैंसिल कर देंगे, पिंड का द्रव्यमान कैंसिल हो जाएगा, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है दोस्तों? gm अपॉन r स्क्वायर। अब जब हम पृथ्वी के बारे में बात करें तो ये r स्क्वायर को हम लोग जो है त्रिज्या मानते हैं। तो जी को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग पृथ्वी का आकार। पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर बढ़ती है, इसलिए जी का मान ध्रुवों पर अधिक होता है और विषुवत रेखा पर कम होता है, यानी कि ध्रुवों पर विषुवत रेखा की तुलना में ज्यादा होता है। इसको मैं समझाता हूं दोस्तों कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है दोस्तों, ये जो रेडियस है इक्वेटोरियल और ये रेडियस जो है पोलर रेडियस है, हमेशा जो है इक्वेटोरियल रेडियस जो है वो ज्यादा होती है पोलर रेडियस, यानी कि दोस्तों ध्रुवीय त्रिज्या से हमेशा विषुवत रेखा की जो त्रिज्या होती है वो हमेशा ज्यादा होगी और जो नीचे वाला त्रिज्या ज्यादा होगी, जो नीचे वाला मान बढ़ गया तो इसकी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम, यानी कि जी का मान ध्रुवों पर ज्यादा होता है और विषुवत रेखा पर जो है वो क्या होता है? विषुवत रेखा पर कम होता है। और दूसरा कारक है पिंड की पृथ्वी की सतह से गहराई। पृथ्वी की सतह से पिंड कितनी गहराई पर स्थित है उस पर कैसे डिपेंड करता है कि जैसे जैसे गहराई के अंदर जाया जाता है वैसे वैसे गुरुत्वीय त्वरण का मान भी क्या होता है? कम होता है। और हम लोग ये जानते हैं कि पृथ्वी के केंद्र में जो है वो जी बराबर 0 होता है। हमेशा पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वीय त्वरण 0 होता है और जैसे जैसे गहराई की तरफ बढ़ते हैं हम लोग तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता जाता है। पिंड की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर कैसे निर्भर करता है? तो जैसे जैसे हम लोग पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर लेके जाते हैं वैसे वैसे गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता जाता है। तो पिंड की ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, पिंड की गहराई बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है और पिंड की विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्यादा कम होता है और ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्यादा होता है, क्योंकि ध्रुवों पर जो रेडियस होती है वो कम होती है और विषुवत रेखा की जो त्रिज्या होती है वो ज्यादा होती है। आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगला हम जो पॉइंट पढ़ने वाला है वो है द्रव्यमान और भार में अंतर। भार और द्रव्यमान को हम बहुत बार एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ये एक नहीं है, बहुत अलग इनमें और कुछ डिफरेंसेस यहाँ लिखे हुए वो आप देखें इनको। किसी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा स्थिर होता है यानी कि कांस्टेंट होता है, जबकि किसी वस्तु का भार उसके स्थान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान हमेशा दोस्तों स्थिर रहता है, लेकिन वस्तु का जो भार है वो निर्भर करता है कि वो किस पर है। चंद्रमा पर आपने देखा होगा भार हमारा जो है कम महसूस होता है, पृथ्वी पर हमें अपना भार अधिक महसूस होता है और द्रव्यमान जो है चंद्रमा और पृथ्वी दोनों पर हमारा जो है वो सेम रहेगा। एक वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है और परंतु वस्तु का भार उसके वो बल होता है वो पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होता है, यानी कि द्रव्यमान जो होता है वो जड़त्व की माप होता है। जड़त्व होता है क्या दोस्तों? हमने पढ़ा था कि जड़त्व वो गुण होता है जिससे पदार्थ अपनी वस्तु की गति की या फिर स्थिति की अवस्था का विरोध करता है, अवस्था की परिवर्तन का विरोध करता है और इसका जो माप होता है इसको हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। लेकिन भार एक प्रकार का बल होता है और कौन सा बल?
जिससे पृथ्वी की केंद्र की और कोई भी वस्तु आकर्षित होती है, यह भार होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी अवस्था में शून्य नहीं हो सकता, जबकि वस्तु का भार गुरुत्वीय त्वरण के शून्य होने पर भी शून्य हो सकता है। कभी भी द्रव्यमान किसी वस्तु का शून्य नहीं होगा। लेकिन भार क्या होता है दोस्तों? भार एक प्रकार का बल होता है, F बराबर mg। यानी कि किसी वस्तु अगर गुरुत्वीय त्वरण 0 हो गया तो भी जो भार क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। या फिर आपने देखा है कि वस्तु के जो पृथ्वी के केंद्र है, यहाँ पर भी वस्तु का भार क्या होता है? 0 होता है। द्रव्यमान एक अदिश राशि होती है, जबकि भार एक सदिश राशि होती है। भार जो है एक प्रकार का बल है, तो बल हमेशा सदिश राशि होती है। तो द्रव्यमान अदिश राशि है और भार कैसी राशि है? सदिश राशि है। द्रव्यमान का माप किलोग्राम होता है, जबकि भार को न्यूटन अथवा किग्रा भार से मापा जाता है, किलोग्राम भार से मापा जाता है। तो द्रव्यमान को हमेशा किलोग्राम में मापा जाएगा, लेकिन जो भार होगा उसको या तो न्यूटन में मापा जाएगा क्योंकि न्यूटन बल है, और या फिर इसको किलोग्राम भार से मापा जाएगा। अगले 2 पॉइंट है दोस्तों, प्रणोद और दाब। प्रणोद भी दोस्तों कुछ नहीं, एक बल ही होता है, लेकिन ऐसा बल जो 90 डिग्री के कोण पे लग रहा होता है उसको हम लोग प्रणोद कहते हैं। तो किसी वस्तु की सतह से लंबवत लगने वाला बल, लंबवत यानी कि 90 डिग्री के कोण पे लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं। जैसे आपने ये देखा होगा दोस्तों, पृथ्वी के चारों तरफ जब चंद्रमा चक्कर लगाता है तो चंद्रमा जो है हमेशा पृथ्वी के लंबवत जो है वो बल लगाता है, इसको हम लोग कहते हैं प्रणोद। दाब क्या होता है दोस्तों? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद दाब कहलाता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रणोद यानी कि बल, दाब यानी कि प्रेशर क्या होता है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। तो दाब का सूत्र भी यही बनता है, P यानी कि प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। दाब का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो दाब का मात्रक ऐसा ही मात्रक जो है वो पास्कल होता है। यहाँ दे रखा है कि प्रणोद का मात्रक न्यूटन होता है, जो बल का मात्रक न्यूटन होता है, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। और दाब का ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों, पास्कल। दाब को प्रभावित करने वाले कारक, तो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, F अपॉन ए। तो बल बढ़ाने पर प्रेशर बढ़ेगा और एरिया बढ़ाने पर प्रेशर कम हो जाएगा। यानी कि जो दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? एक तो ये बल है और एक दूसरा दोस्तों क्षेत्रफल है। यहाँ पे दोस्तों एग्जाम्पल दे रखा है कि जब क्षेत्रफल कम होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, जिससे हम जो है किसी भी कील को जो है दीवार में ठोक पाते हैं। लेकिन हम जो है बड़े क्षेत्रफल वाली चीज को जो है या फिर कील को उल्टा करके हम जो है दीवार में नहीं ठोक पाते। क्यों नहीं ठोक पाते? क्योंकि दोस्तों कील का जो है क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, और क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो उतना प्रेशर नहीं लगा पाएगी। अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों वो है उत्प्लवन। उत्प्लवन क्या होता है? जब कोई वस्तु किसी तरल में डुबाई जाती है तो तरल उस पर ऊपर की तरफ कोई बल लगाता है। यानी कि पानी की कोई गिलास है या कोई कुआं है, उसके अंदर आपने कोई चीज डाली तो पानी ऊपर की तरफ एक बल लगाएगा, और इस बल को हम लोग क्या कहेंगे? उत्प्लवन बल कहते हैं। उत्प्लवन बल सदैव ऊपर की तरफ आरोपित होता है, जबकि गुरुत्वीय बल हमेशा नीचे की तरफ आरोपित होता है। तो ये पेंट देख रहा होगा दोस्तों, जहाज पानी के ऊपर, इसके ऊपर हमेशा जो है पानी के द्वारा जो बल लगाया जाता है उसको कहते हैं उत्प्लवन बल, और नीचे की तरफ जो पृथ्वी के केंद्र की तरफ जो बल लगता है उसे हम गुरुत्वीय बल कहते हैं। 2 पॉइंट दे रखे हैं दोस्तों कि वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उत्प्लवन बल से ज्यादा होगा तो वस्तु डूब जाएगी। यानी कि mg ज्यादा हो जाएगा उत्प्लवन बल से, तो वस्तु जो है डूब जाएगी। अगर उत्प्लवन बल ज्यादा हुआ गुरुत्वीय बल से तो वस्तु जो है वो क्या होगी? तैरेगी। यानी कि अगर वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उत्प्लवन बल से कम है, यानी कि उत्प्लवन बल अगर ज्यादा है तो वस्तु तैरेगी, और अगर गुरुत्वीय बल ज्यादा है तो वस्तु डूब जाएगी। अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्णतः या अंशतः डुबोया जाता है तब वस्तु के ऊपर लगने वाले बल, वस्तु जो है अपने ऊपर लगने वाले एक बल का अनुभव करती है। यह बल वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। यानी कि आर्किमिडीज ने यह बताया था कि किसी वस्तु को जब थोड़ा सा या पूरा डुबोगे तो वस्तु के ऊपर जो उत्प्लवन बल लगेगा वो किसके बराबर होगा? वो उसके द्वारा हटाए गए पानी के विस्थापन के, या फिर उसके द्वारा विस्थापित किए गए पानी के भार के बराबर होगा। तो ये वापस सुन ले दोस्तों कि जब किसी वस्तु को तरल के अंदर पूर्णतः आंशिक डुबोया जाता है तो वस्तु के ऊपर जो उत्प्लवन बल लगता है वो किसके बराबर होता है? तो वस्तु के द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है।
आर्किमिडीज सिद्धांत के उपयोग क्या क्या होते हैं? तो ये पदार्थों के अपेक्षित घनत्व क्या ज्ञात करने में बहुत उपयोगी है। यह जलयानों और पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में प्रयोग किया जाता है। दुग्धमापी यानी कि लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर। लैक्टोमीटर जो दूध का घनत्व मापता है, दूध की शुद्धता मापता है, और हाइड्रोमीटर जो पानी का घनत्व मापता है, दोनों किसके सिद्धांत पर काम करते हैं? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों घनत्व। डेंसिटी क्या होती है? घनत्व मतलब हमने दोस्तों पहले भी पढ़ा था, घनत्व का मतलब होता है घनता। यानी कि आपको जो है 100 मिलीलीटर का एक गिलास दे दिया और एक और दूसरा 100 मिलीलीटर का गिलास दे दिया, दोनों का आयतन सेम है, लेकिन आपने इसमें जो है 2-2 ग्राम के जो है 10 सिक्के डाले, तो आपका इसका टोटल वजन हो गया 20 ग्राम। इस गिलास में आपने 2-2 ग्राम के 20 सिक्के डाल दिए, तो इसका वजन हो गया 40 ग्राम। यानी कि आयतन सेम है, और जिस इकाई आयतन के ऊपर किसका द्रव्यमान अधिक है, तो किसी पदार्थ का एकांक आयतन पर द्रव्यमान ही उसका क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। तो घनत्व का फॉर्मूला होता है, यानी कि D इक्वल टू होता है m/v। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ये दिख रहा है दोस्तों, इसका द्रव्यमान ज्यादा है, सेम ही जो है आयतन सेम है, तो इसका घनत्व ज्यादा है और इसका घनत्व क्या होगा? कम होगा। और अपना लास्ट पॉइंट है अपेक्षित घनत्व क्या होता है? अपेक्षित घनत्व वो होता है, अपेक्षित घनत्व किसी पदार्थ के घनत्व और पानी के घनत्व का ही अनुपात होता है। किसी पदार्थ का पानी के घनत्व के साथ रिलेशन, या फिर किसी पदार्थ का घनत्व उसके पानी के घनत्व के साथ अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे? अपेक्षित घनत्व कहेंगे। यानी कि अपेक्षित घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व डिवाइड बाय पानी का घनत्व। और अपेक्षित घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता, क्योंकि घनत्व आपस में कट जाते हैं। अब दोस्तों गुरुत्वाकर्षण चैप्टर को हम लोग यही कंप्लीट करेंगे। जो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको मैंने आपको जो है एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।